नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पीओके में मुनीर की फौज ने आज 3 लोगों को गोली से उड़ा दिया। एक शख्स को गर्दन पर गोली लगी, दूसरे को सिर पर लगी और तीसरे को सीने पर लगी। तीनों की मौत हो गई। पीओके में पिछले 2 महीने से मारे गए लोगों की जो संख्या है वो 100 से ज्यादा पार हो चुकी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को पीठ पर गोली नहीं लगी। मुनीर के फौजी लुक छिपकर निशाना लगा रहे हैं, लेकिन पीओके के बागी सीने पर या सिर पर गोली खा रहे हैं। पीओके से आज जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत ही दर्दनाक हैं। इस्लामिक भाईचारे का रट्टा लगाने वाला पाकिस्तान पीओके के मुसलमानों का कैसे बेरहमी से कत्लेआम कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस बिल्डिंग की छत पर छिपे पाकिस्तानी स्नाइपर ने शॉट लिया। और नीचे सड़क पर एक लाश गिर गई, गोली सीधे गर्दन पर लगी। पीओके में मुनीर लोहा छेद देने वाली गोलियां चला रहा है। यहाँ से गोली जो है वो इस जगह को क्रॉस करके गई हुई है और यही गोलियां बच्चों नौजवानों के सिर पर दाग रहा है। इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का में इस्लामिक देशों के साथ इस्लाम की सुरक्षा और शांति के नाम पर जनरल मुनीर डील कर रहा था। उधर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर की इस्लामिक फौज मुनीर के हुक्म पर पीओके के मुसलमानों को चुन चुन कर गोलियों से उड़ा रही थी। मुनीर की हैवानियत की सबसे खौफनाक तस्वीर पीओके से 7 अगस्त को आई है। सड़क पर पड़े इस नौजवान को स्नाइपर ने सीधे गर्दन पर निशाना लेकर गोली मारी है। ये वीडियो उसकी बाकी बची चंद आखिरी सांसों का है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे और सामने इस बिल्डिंग पर पाकिस्तानी फौजी तैनात थे। लोगों को तितर बितर करने के लिए पहले मशीन गन से गोलियों की बौछार की गई और इस अफरा तफरी के बीच स्नाइपर ने अपना निशाना ले लिया और इस तरह लाशें गिरानी शुरू कर दी। जिन लोगों ने अपने घरों से इस हैवानियत का सबूत जुटाने की कोशिश की, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। गालियां निकाल रहे हैं। ये गोलियां भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंदे ने डायरेक्ट सीधा फायर मारा है। यहाँ पे जो यहाँ पे आके लगा है वो नहीं थी, ये गोली लगी हमें। अगर पीछे ना हटता सीधी आगे गोली मुझे लगी थी। ओ यार वो बंदा गालियां निकाल रहा था, मैं उसकी वीडियो बना रहा था। पीओके में मुनीर किस कैलिबर की गोलियां चला रहा है, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसी गोलियां जो लोहे में छेद कर दें, ऐसी गोलियां जो लोहे के खंबे से आर पार हो जाएं। ऐसी खतरनाक बंदूकें देकर मुनीर ने रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक चप्पे चप्पे पर स्नाइपर बिठा रखे हैं। ऑर्डर एकदम क्लियर है, अगर किसी भी प्रदर्शनकारी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधे गोली मार दो। मुनीर किसी को नहीं छोड़ रहा, ना नौजवानों को, ना महिलाओं को, ना बच्चों को। प्रदर्शन में शामिल इस बच्चे के सिर पर गोली लगी है। गोली कहीं से टकरा कर आई, इसलिए आर पार नहीं हुई, नहीं तो क्या हाल होता। जंग के मैदान में पीठ दिखाकर भागने वाला पाकिस्तान पीओके के निहत्थे लोगों पर अपने हथियारों की धौंस दिखा रहा है। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद के लिए काफिले निकलने शुरू हो गए हैं, इसीलिए मुनीर और ज्यादा बौखला गया है। रावलाकोट के डी चौक में करीब 1 लाख लोग जमा हैं। यहां से छोटी छोटी टुकड़ियों में लगातार मुजफ्फराबाद की ओर काफिले रवाना हो रहे हैं। मुनीर की फौज ने हुक्म निकाल दिया है
कि अब डी चौक खाली करो। मुनीर के ऑर्डर पर पीओके में 5 जून से फौज ने गोलीबारी शुरू की थी। 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। इस दौरान फायरिंग की कुल घटनाएं 45 से ज्यादा हैं। इनमें 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। जनरल मुनीर पीओके के खून का प्यासा हो चुका है। सत्ता के नशे में चूर तो पहले ही था, लेकिन पीओके में मुनीर जो करवा रहा है उससे यकीन हो चला है कि वो एक साइकोपैथ भी है। 2 दिन बाद पीओके में तीसरे और आखिरी दौर का चुनाव है। पिछले 2 चरणों की तरह इस बार भी चुनाव का पूरा बॉयकॉट होना तय है। पिछले 2 चरणों में 2% वोट भी नहीं पड़े थे। तीसरे चरण में 1% वोटिंग की भी उम्मीद नहीं है। पीओके के सामने इस वक्त सिर्फ 2 विकल्प है, या तो पाकिस्तान से समझौता कर ले या मुजफ्फराबाद की ओर आगे बढ़े। अवामी एक्शन कमेटी पर पीओके के लोगों का भारी दबाव है कि 100 कत्लों के बाद अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। उधर मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ते हैं तो कत्लों की लिस्ट 100 से 1000 तक पहुंच सकती है। 2 दिन पहले 5 अगस्त के दिन मुनीर ने पाकिस्तान के कई शहरों में भारत विरोधी रैलियां निकलवाई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के दिन को मातम की तरह मनाया, लेकिन पीओके में चल रहे कत्लेआम पर मुनीर ने पूरी बेहयाई से मुंह सिल लिया। मुनीर की बेहयाई बस इतने पर नहीं रुकी। पाकिस्तान में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरियों को भी उसने जेल में ठूसा है, लेकिन इनमें से 17 लड़कियों का 3 दिन बाद भी कहीं अता पता नहीं है। पाकिस्तान में सुगबुगाहट है कि इन कश्मीरी लड़कियों को एक निजी फार्म हाउस में कैद करके रखा गया है। 78 सालों से कश्मीर को अपनी शहरक बताने वाली पाकिस्तानी फौज इतनी नीच हरकत पर उतर आएगी, ये देखकर पीओके के लोग सन्न हैं। पीओके में मुनीर ऐसा नंगा नाच इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका बहादुर का आशीर्वाद उसे अभी तक हासिल है। ट्रंप को मुनीर से अभी कई और गंदगियां साफ करवानी है। मुनीर इसके बदले खैरात की उम्मीद भी पाले हुए था, लेकिन अभी तक तो चवन्नी भी नहीं मिली। सऊदी अरब में तमाशे के बाद मुनीर जैसे ही वापस पाकिस्तान लौटेगा, उसके ठीक बाद 10 अगस्त को पीओके में तीसरे दौर की वोटिंग होगी। पीओके वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकलेगा, ये तो तय है। और ये भी तय है कि मुनीर अपने ड्रामे को कामयाब दिखाने के लिए 10 अगस्त को भी खून की नदियां बहाएगा। जंतर मंतर के बाद देश में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। बड़े से बड़ा नेता बच्चों से बात करने में लगा है। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सब बच्चों की बातें कर रहे हैं। सबके सब 18 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चों को अपनी साइड करने में लगे हुए हैं। नेता लोग इन दिनों जेनजी के ट्रेंड समझ रहे हैं। वे जेनजी की डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, उन्हें फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बना रहे हैं। बीजेपी से सीजेपी तक हर पार्टी जेनजी को हैप्पी करने में लगी हुई है। क्या 29 के चुनाव तक यही चलने वाला है? क्या अब जेनजी की ही मर्जी चलेगी? इस रिपोर्ट में समझिए। Today I learned the expression from you of what I am saying like this. आरएसएस चीफ मोहन भागवत क्लॉक इट करना सीख गए हैं। जेन जी ने भागवत को क्लॉक इट का जेस्चर सिखा दिया है। Today I learned the expression from you of what I am saying like this. सर बस आप करिए साथ में करते क्लॉक इट्स। मोहन भागवत ने जिंदगी भर में इतनी बार जेन जी कभी नहीं बोला होगा जितना एक दिन में बोल दिया। जेन जी की बात है, जेन जी की बात है, जेन जी के बारे में। हम लोग जेन जी की आयु में थे। जेन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह ऐसा मैं करूंगा नहीं। जेन जी जेन अल्फा, जेन जी पर विश्वास रखूंगा। जेन जी वगैरह सब। अगर जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं। मुझे अगर आंख मूंद कर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन जी से कह रहे हैं गेट रेडी विथ मी। नरेंद्र मोदी इसी को शॉर्ट फॉर्म में GRWM बोल रहे हैं। GRWM यानी गेट रेडी विथ मी, गेट रेडी विथ मोदी। आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर
दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। राहुल गांधी भी जेन जी के लिए वीडियो बना रहे हैं। झारखंड के रांची में जेन जी प्रोटेस्टर्स धरने पर हैं, तो राहुल गांधी ने उनके लिए वीडियो मैसेज भेजा। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। राहुल गांधी अब एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा बीच में छोड़कर राहुल अब E20 पर आंदोलन करने वाले हैं। जेन जी मोदी के फ्रेंड्स हैं और राहुल उनको ब्रदर एंड सिस्टर्स बता रहे हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज अ मैटर ऑफ सीक्वेंसिंग। योगी आदित्यनाथ के पास जेन जी के लिए अपना अलग प्लान है। यूपी का जेन जी अभी कांवड़ यात्रा कर रहा है। योगी आदित्यनाथ अपने जेन जी पर फूल बरसा रहे हैं। सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के, सरयू मैया के, नमः पार्वती पतिये हर हर। देवेंद्र फडणवीस ने अलग योजना शुरू की है। बीजेपी की एक राज्य सरकार ने कृषि लोन माफ करने का फैसला किया और पहले ही दिन 6,22,000 किसानों के खाते में 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। जेन जी नचा रहे हैं और नेता नाच रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नरहरि जरवाल ने तो बाकायदा स्टेज पर डांस करके दिखा दिया। जंतर मंतर के बाद अचानक से सियासत का मंतर बदल गया है। बदली बदली सी बीजेपी दिख रही है, बदला बदला सा संघ दिख रहा है। 20 जुलाई तक जो ईगो प्रॉब्लम थी, 25 जुलाई के बाद से वो ईगो प्रॉब्लम एकदम से गायब होती दिखती है। 38 करोड़ जेन जी वोटर, 2029 चुनाव के लिए यह नंबर हर नेता के दिमाग में बैठ गया है। जेन जी को दबाने की कोशिश करके देख लिया गया, अब जेन जी को समझाने, बुझाने, मनाने का दौर चल रहा है। नरेंद्र मोदी के पास नंबर पूरे हैं, लेकिन बुलडोजर की तरह कोई बिल नहीं लाया जा रहा। जंतर मंतर के बाद सरकार इस वक्त टक्कर के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। FCRA बिल और डीलिमिटेशन बिल, ये सरकार के 2 हाई प्रोफाइल बिल हैं। मॉनसून सेशन खत्म होने में बस 4 दिन बचे हैं। डीलिमिटेशन बिल की अभी चर्चा नहीं हो रही और FCRA बिल पर भी सरकार आर पार के मूड में नहीं है। राहुल गांधी से बार बार बात करके सहमति बनाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ईसाई समुदाय और चर्च प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। दिल्ली में अंदर ही अंदर एक पॉलिटिकल थ्रिलर चल रहा है। स्क्रिप्ट बहुत टाइट है। इस थ्रिलर के अगले सीन में क्या होगा, पक्के तौर पर कोई नहीं बता सकता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर पर धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं और हर मुलाकात 2029 की तरफ जाती दिख रही है। अकाली, मराठी, मुसलमान और ईसाई एक साथ डायलॉग के कई सारे फ्रंट खोल दिए गए हैं। इन मुलाकातों के बारे में विस्तार से आगे बताएंगे, मगर सबसे पहले बात उस मुलाकात की जिसने पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। यह मुलाकात थी संघ प्रमुख मोहन भागवत और जेन जी की। मुंबई में भागवत 2000 से अधिक जेन जी और जेन अल्फा छात्रों से मिले। भागवत के इस प्रोग्राम को लेकर कई लोगों के मन में कई तरह की शंका थी। बच्चे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कई रिस्की सवाल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन मोहन भागवत बिना किसी स्क्रिप्ट के वहां पहुंचे और जो सवाल पूछे गए उनका सीधा जवाब दिया। जेन जी अगर एजुटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है जी सर।
इस अपनेपन से, डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। भागवत के इस प्रोग्राम में 15 से 25 साल के छात्रों ने खूब तालियां पीटी। संघ के बारे में जो बताया जाता है उससे अलग इमेज मोहन भागवत ने क्रिएट की। आरएसएस के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जो बोलते हैं वो किसी एक पार्टी के लिए या एक गुट के लिए या एक संस्था के लिए बात नहीं होती, हमारे देश के लिए वो बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन्होंने जो बातें कही इस देश के हित की बातें कही है, सभी के लिए कही है, सभी उसमें से बोध लेंगे। और अगर हमारे विपक्ष को बातें पसंद आई है तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मोहन भागवत ने जेन जी से गैप खत्म करने के लिए डायलॉग किया। सरकार के स्तर पर अपने तरीके से डायलॉग शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में आए 45 नए सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इसमें एनसीपीआई के 20 सांसद और शिवसेना यूबीटी से शिंदे की शिवसेना में आए 6 सांसद शामिल हैं। 2 दिन पहले अफवाह उड़ा दी गई थी कि टीएमसी से एनसीपीआई में गए 3 मुस्लिम सांसद यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान और अबू ताहिर खान बीजेपी एनडीए में नहीं जाना चाहते और वो वापस ममता बनर्जी के पास लौटेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से तीनों सांसदों की मुलाकात हुई। तीनों मुस्लिम सांसदों ने बंगाल में मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतारने में हो रही सख्ती का मुद्दा उठाया, जिसे गौर से सुना गया और आश्वासन भी दिया गया। एक डायलॉग हुआ और बात बन गई। फिर मोदी से मुलाकात भी हुई। पतंगबाजी करने वालों को यूसुफ पठान का यह बयान जरूर सुनना चाहिए। पठान के सामने नो बॉल फेंका गया और उन्होंने उस पर छक्का मार दिया। देखिए, हम लोग जो देश के लिए बेहतर होगा हम वो काम करें। हम लोग एनसीपीआई में हैं तो एनसीपीआई के साथ है और देश के लिए जो भी हम अच्छा कर सके, देश के लिए जो भी बेहतर हो, हम उसके साथ रहेंगे। एनसीपीआई जिन बिल का सपोर्ट करेगी आप लोग भी करेंगे। एनसीपीआई मैंने कहा कि देश के लिए जो बेहतर होगा, देश के लिए जो बेहतर होगा हम उसके साथ रहेंगे। नरेंद्र मोदी की ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद पार्लियामेंट हाउस में एक और बड़ी मीटिंग हुई। शिवसेना यूबीटी से शिंदे की शिवसेना में आए 6 सांसदों को प्रधानमंत्री से मिलवाने के लिए शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। एकनाथ शिंदे की जुबान पर भी जेन जी चढ़ गया है। युवा तो ये अपने देश का भविष्य है। यूथ जो है हमारा कल का फ्यूचर है। और मोदी जी ने भी युवाओं से जो अभी डायरेक्ट इंटरेक्शन उनका हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है और हमेशा मोदी जी ने युवाओं को तवज्जो दिया है, हमेशा उनको। इससे पहले भी उनके लिए जो भी आज एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, स्टार्टअप हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इसमें मोदी जी ने युवाओं के लिए भी तो काम किया है बड़ा। और अभी जो युवा है उनके साथ जैसे मोहन भागवत जी कहते हैं, बराबर है कि ये युवा जो है हमारा देश का भविष्य है। और मोदी जी भी आज उनसे डायरेक्ट जो बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो हम सबके लिए मायने रखता है। और युवा एक भारत की शक्ति है। युवा विकसित भारत 2047, इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होगी। सियासी तौर पर एक और मुलाकात बहुत अहम है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। नरेंद्र मोदी से सुखबीर बादल की मुलाकात ने पंजाब का इक्वेशन बदल दिया है। पंजाब की पॉलिटिक्स के पत्ते फेंट दिए गए हैं। कांग्रेस चरणजीत सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वोटिंग की लड़ाई को हवा दे देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती रही और नरेंद्र मोदी ने सुखबीर बादल से मुलाकात करके पुरानी एनडीए को रिवाइव करने का दांव चल दिया है।
पंजाब की सियासत को समझने वाले समझते हैं कि अकाली एनडीए में घर वापसी करना चाहते हैं। पंजाब में भी मुद्दा जेन जी का हो गया है। लीक होना ये बिल्कुल सरकार की कमजोरी है और ये सिर्फ नीट के पेपर में तो चलो मुद्दा बना, लेकिन हमारे पंजाब में तो 10वीं 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं पंजाब लेवल के, उसमें भी लीक होते रहे हैं। और यहाँ आके बोलते हैं जब पेपर लीक पंजाब में होगा तो हमारा मंत्री इस्तीफा देंगे, केजरीवाल और सिसोदिया, और मंत्री जिसके नाक के नीचे 12 पेपर लीक हो गए हैं आज तक उसको बर्खास्त नहीं किया। अब मन धड़न कहानी तो बहुत अफसोस आता है। तो ये जेन जी अब जाग चुकी है, जैसे देश में जागे पंजाब में भी जाग गई है। और जो पंजाब के बच्चों की नौकरी बाहर वालों को आम आदमी दे ही जाते थे, दूसरे राज्यों के बच्चे हमारा हक मारते थे। श्रोमणी अकाली दल हमारे प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल जी ने कह दिया कि 100% नौकरियां सिर्फ पंजाब के बच्चों को दी जाएंगी जो पंजाब की है, और पंजाब का हक पंजाब में रहेगा। पंजाब की खेतरी पार्टी, पंजाबियों की पार्टी कामयाब होगी, लोग करेंगे तो दिल्ली का राज खत्म होगा और पंजाबियों का राज चलेगा। पंजाब में बादल और बीजेपी जब तक एक साथ रहे, उनके पास सत्ता रही। बादल और बीजेपी का गठबंधन टूटा तो सत्ता भी दूर हो गई। 2022 के चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी उठी थी, अब वो आंधी कमजोर पड़ चुकी है। नरेंद्र मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात ने सबसे ज्यादा बेचैन अरविंद केजरीवाल को किया है। केजरीवाल लिखते हैं, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है? पंजाब कांग्रेस में गजब चल रहा है। करीब महीने भर पहले तक कांग्रेस पंजाब में नंबर 1 पर दिख रही थी, अब वो नंबर 3 पर जाती दिख रही है। बीजेपी पंजाब में नंबर 4 की पार्टी से अचानक फ्रंट रो में आ गई है। याद कीजिए हरियाणा 24 में कांग्रेस वहां जीतती हुई दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई। इसी तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस का गठबंधन जीतते जीतते हार गया और बीजेपी का गठबंधन हारते हारते जीत गया। क्या 27 में पंजाब में भी यही होने जा रहा है? बीजेपी को पंजाब में सिखों का सपोर्ट चाहिए था, अकालियों से बढ़कर इसमें दूसरा कोई मददगार नहीं हो सकता। कांग्रेस कोई सबक सीखने को तैयार ही नहीं है, वो अब भी लड़ रही है, मगर कांग्रेस दूसरों से नहीं, आपस में ही लड़ रही है। Captain Amrinder Singh, definitely, I get along with him. He's cool, and he's an expert on military history, so I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. जेन जी के सवाल पर राहुल गांधी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना पसंदीदा नेता बताया। कैप्टन अमरिंदर को राहुल ने हेलो अमरिंदर अंकल कहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। अब राहुल के बयान पर कांग्रेस के अंदर ही घमासान है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੂਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਕੂਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੂਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया। जंतर मंतर के बाद बीजेपी ने काम करने का तरीका बदल दिया है। फैसला सुनाने की जगह डायलॉग का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर का क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं मिला। राहुल गांधी ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा, वो भी नहीं मिला। अब राहुल E20 पर कूदे हैं। उन्होंने एक वीडियो बना लिया है, उसे पोस्ट कर दिया है, लेकिन क्या इतना काफी है? जंतर मंतर का जेन जी किसी एक पार्टी से एसोसिएटेड नहीं था, वो एक इस्तीफा लेने आया था और इस्तीफा लेकर चला गया। जंतर मंतर के बाद मोदी ने कोर्स करेक्शन किया, संघ ने भी जेन जी को सुनना शुरू किया। आपने भी गौर किया होगा, बीजेपी संसद में अपने युवा सांसदों को आगे बढ़ा रही है, उनको बोलने के ज्यादा मौके दे रही है। जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गए, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू, मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो ये जो दोगलापन है समाज का, जब हिंदू बेटियों की बात आती है तो जो समाज के ठेकेदार है वो एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है। तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है?
तो ये जो है ये एक दोगली सोच और दोगले विचार नहीं चलेंगे। जेन जी को भाषण सुनाकर अपना नहीं बनाया जा सकता। जेन जी को समझना है तो उसे सुनना पड़ेगा। जो जेन जी की नहीं सुन रहे और सिर्फ अपनी सुनाने में लगे हुए हैं, वो गलती कर रहे हैं। रांची में गेस्ट हाउस में हेमंत सरकार ने सभी 10 छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया। सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों ने छात्रों से बात की, छात्रों को बिल्कुल गेस्ट की तरह बुलाया, बाकायदा चाय पिलाई, 1.5 घंटे तक बातचीत भी की, लेकिन कमिटमेंट कुछ भी नहीं दिया। अब गेंद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाले में है। छात्रों ने तो ये कह दिया कि सरकार ने बात सुनी है, पहले राउंड की बात हुई है, डिमांड बता दी गई है, लेकिन जब तक फाइनल फैसला नहीं होगा तब तक अनशन नहीं रुकेगा। छात्र तो सारी की सारी मांगे पूरी कराने पर अड़े हैं, लेकिन सरकार की कई अपनी भी शर्तें हैं। बात कहां पर बनती दिख रही है, इस रिपोर्ट को देखकर आपको आसानी से अंदाजा लग जाएगा। धरने को आज 14 दिन हो गए। छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठे हैं, भारी बारिश के बीच टेंट में बैठे हैं, वहीं पर सोते हैं, वहीं पर रहते हैं। भूख प्यास खाने तक की इनको चिंता नहीं है। बस एक ही चिंता है, उनके फ्यूचर का क्या होगा। नौकरियां बिक रही हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, पूरा सिस्टम सड़ चुका है। ऐसे में उनकी नौकरी का क्या होगा। इन लड़कों ने सरकार से मांगा क्या है, सिर्फ यही तो डिमांड की है। जेपीएससी और जेएसएससी की जिन परीक्षाओं में धांधली हुई है वो कैंसिल कर दी जाएं। जिस टीडीपीएल कंपनी ने अपने मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के जरिए नौकरियां बेच डाली, वो सारी परीक्षा रद्द कर दी जाए। झारखंड में बदहाल हो चुके एजुकेशन और नौकरी देने वाले करप्ट सिस्टम में रिफॉर्म लाए जाएं। सीबीआई से सारी जांच कराई जाए। हमारी जो भी मुख्य मांग है उसको 3 कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला रद्द, दूसरी जांच और तीसरी रिफॉर्म्स। रद्द के अंतर्गत जेएसएससी सीजीएल को हम लोग प्रमुखता से रद्द करने का मांग कर रहे हैं। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है उसको रद्द करने का हम मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में इन्वॉल्वमेंट है उसको हम लोग रद्द करने का मांग कर रहे हैं। जांच में हम लोग सीबीआई और ईडी दोनों जांच मांग रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है जेपीएससी जेएसएससी में, उसका हम लोग मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर छात्र उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से अपना दुखड़ा रो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है। हेमंत सोरेन एक ही बात कह रहे हैं कि बातचीत के सारे चैनल ओपन हैं। जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का, जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में। सच्चाई तो यह है, सरकार सीरियस ही नहीं, बस कोरम पूरा कर रही है, छात्रों को गोल गोल घुमा रही है। जब छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए, चर्चा पूरे देश में होने लगी, पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। तब हेमंत सरकार ने अपने 2 नुमाइंदों को भेज दिया। ये है सदर एसडीएम कुमार रजत और ये हैं एडीएम धनंजय कुमार। पहली बार आए तो बोले सरकार बातचीत को तैयार है, डेलीगेशन की लिस्ट दे दीजिए। जब छात्रों ने डेलीगेशन की लिस्ट दे दी, जिसमें छात्रों के साथ एक वकील और 2 मीडिया कर्मी थे, लिस्ट सरकार के पास पहुंच भी गई। 24 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। छात्र सरकार की राह ताकते रहे, देर रात मैसेज भिजवा दिया, लिस्ट ठीक नहीं है क्योंकि इसमें लोग ठीक नहीं है। बातचीत होगी तो छात्रों से होगी, कोई पॉलिटिकल लोग नहीं चाहिए, कोई मीडिया पर्सन नहीं चाहिए। दरअसल स्टूडेंट्स ने जो लिस्ट दी थी उसमें 11 लोगों का डेलीगेशन तय हुआ था। उसमें एडवोकेट अजित कुमार का भी नाम था। दावा किया जा रहा है कि अजित कुमार बीजेपी के महाअधिवक्ता रह चुके हैं और 2 मीडिया कर्मियों के नाम थे जिन्हें छात्रों ने अभिभावक के रूप में शामिल किया था। बात नहीं बनी। 36 घंटे बाद फिर एसडीएम कुमार रजत और एडीएम धनंजय कुमार दोबारा जयपाल स्टेडियम आए। कहा नई लिस्ट भेजिए जिसमें सिर्फ छात्र हों। एडीएम धनंजय कुमार से जब पूछा गया कि सरकार क्यों तैयार हो रही है, 36 घंटे बाद आज क्यों आए हैं, तब कहने लगे कि सुख दुख पूछने आए हैं।
इन लोगों का सुख दुख पूछने आए थे, सिर्फ सुख दुख पूछने, सुख दुख कुछ समस्या है वो पूछने के लिए, बस यही चल रहा है, यही चल रहा है। सच तो यह है कि सरकार को लिस्ट में नामों से दिक्कत थी। हैरान करने वाली बात यह है कि अगर 3 लोग और शामिल हो जाते तो क्या फर्क पड़ जाता, लेकिन इन छात्रों ने सरकार की बात मान ली, डेलीगेशन की नई लिस्ट बनाने लगे। 3 बार लिस्ट चेंज की और फाइनल लिस्ट में रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रविंद्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार का नाम शामिल किया। ये सभी 10 छात्र हैं। इन सारे छात्रों ने सरकार को लिस्ट भेज दी है और छात्रों ने यह भी कह दिया है कि सरकार की हर बात मान रहे हैं, लेकिन वो अपनी डिमांड से हरगिज नहीं हटेंगे। छात्रों ने सारी बात मानकर नई लिस्ट बना दी, सरकार को संदेशा भेज दिया। करीब 1 घंटे बाद सरकार की तरफ से भी टीम बन गई। वक्त और जगह तय हो गई। रांची का मोहराबादी राज्य सरकार के गेस्ट हाउस में शाम 7 बजे छात्रों के डेलीगेशन को बुलाया गया। अभी हम लोग वार्ता करने के लिए हमारी जो 10 डेलीगेशन टीम है, अभी हम लोग जा रहे हैं राजकीय अतिथिशाला रांची। हम लोग आपके माध्यम से झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी डेलीगेशन टीम आप लोग की प्रतिनिधित्व बनकर जा रही है और हमारी जो मांग है, हमारी जो प्रमुख मांग है, वो सारी मांग बाध्यकारी है, सारी मांग अनिवार्य है। हम लोग उससे एक भी मांग उससे कम हुआ तो हम लोग ये वार्ता को सफल नहीं मानेंगे और अपना अनिश्चितकालीन धरना को जारी रखेंगे, जिसमें हेमंत सरकार की तरफ से दीपिका पांडे सिंह ग्रामीण विकास मंत्री, सुदीव्य कुमार उच्च शिक्षा मंत्री, चमरा लिंडा कल्याण मंत्री, संजय प्रसाद यादव उद्योग मंत्री का नाम तय किया गया। मंत्री जो 4 मंत्री हैं, चाहे उसमें उच्च शिक्षा मंत्री हो, जन कल्याण मंत्री हो, उद्योग मंत्री हो, वो सभी यहां पर पहुंच चुके हैं। जो सरकार के अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसडीओ की बात करें, एडीएम की बात करें, जनसंपर्क अधिकारी, सभी यहां पर पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स का डेलीगेशन कभी भी यहां पर पहुंच जाएगा। सरकार को पहले ही अपनी मांगे जो हैं वो दे दी गई थी। सरकार भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहां पर करके आई होगी, क्योंकि मांगे जो हैं उसमें कई सारी ऐसी मांगे हैं जिसमें कानूनी पेच बहुत ज्यादा फंसेंगे, जिसमें लीगल एडवाइस की जरूरत होगी सरकार को, क्योंकि जितने भी एग्जाम अब तक अभय तिवारी ने दिए हैं उन सबको रद्द करने की मांग है। टीडीपीएल कंपनी ने जितने भी पेपर कंडक्ट कराए हैं उन सबको कैंसिल करने की मांग है। देखिए अभी ये आ गए हैं, देखिए अब ये तस्वीरें आई हैं जिसमें कुछ गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं और इसमें स्टूडेंट्स का डेलीगेशन जो है वो इसमें संभवतः, हाँ बिल्कुल इसमें स्टूडेंट्स हैं। ये तस्वीरें जो आपने देखी है, जो गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं प्रशासन की, स्टूडेंट्स इसमें पहुंच गए हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग गाड़ियों में प्रशासन की टीम यहां पर लेकर पहुंच गई है गेस्ट हाउस के अंदर। शाम 7 बजे छात्रों और हेमंत सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई। रांची के गेस्ट हाउस में सरकार ने सभी 10 छात्रों को बिल्कुल गेस्ट की तरह बुलाया, चाय पिलाया, 1.5 घंटा बातचीत की, लेकिन कमिटमेंट कुछ नहीं किया। छात्रों की मांगों को हम लोगों ने समझा। सरकार सहानुभूति पूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। सर कोई डेडलाइन आज हम लोग का ये पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा। सर लोग के मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उन पर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो इसो हमारी मांगों को जायज मांग मानेंगे। सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एकत्र करके हम लोग रखे और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। बड़ा ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना और उन्होंने कहा हमारी मांग बिल्कुल जायज है। सीजीएल जेपीएससी का मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, लेकिन कम्युनिकेशन गैपिंग था। आपकी मांग और आपका आधार शायद माननीय मंत्रियों को पता नहीं था। तो आज माननीय मंत्रियों को सारी चीजें पता चल गई है। जेएसएससी सीजीएल भी पता चल गया और जेपीएससी भी पता चल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ
माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है और ये ऐसा मांग है जो आने वाला समय में हमारे पीढ़ियों को, हमारे भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये मांग यदि पूरा होती है तो उनके लिए भी आने वाला बेहतर भविष्य में निर्णायक मोड़ साबित होगा। हाँ, तो अभी केवल मांग सुनी गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सभी को बताना चाहेंगे, जब तक हमारी संपूर्ण मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब फैसला हेमंत सोरेन को लेना है। कहा तो ये जा रहा है कि मामला सीबीआई जांच पर फंस सकता है। सरकार जांच के लिए तैयार है, लेकिन सीबीआई जांच के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आखिर सीबीआई जांच पर हेमंत सरकार क्यों नहीं तैयार है? क्या उसकी वजह यह है जो बाबूलाल मरांडी बता रहे हैं? 2026 के फरवरी में जब रिजल्ट ये क्या कहते हैं कट ऑफ मार्क्स जारी किया, तो उसके बाद लड़के जब देखते हैं अपना कि जिन लोगों को जॉब मिल गया उनसे, जिन लोगों का नहीं आया रिजल्ट में, जिन लोगों को जॉब नहीं मिला उनसे कहीं उन लोगों का नंबर कम है। तो ये क्या बताता है? यानी पूरे नियुक्ति प्रक्रिया 4 वर्षों से चलाते रहे सरकार, वहां जेसीसी। ये सरकार को नहीं पता ऐसा नहीं है, ये सारे चीजें सरकार के संरक्षण में हो रहा है और नौकरी बेचे जा रहा है। पिछले दिनों आप सबको ध्यान में होगा जब ईडी ने मुख्यमंत्री के बड़ी करीबी व्यक्ति क्या कोई विनोद सिन्हा क्या छापा मारे थे, उस समय उनके घर से बच्चों का एडमिट कार्ड मिला, जैसे क्या कहते हैं वैकेंसी का, वहां क्या कर रहा था? उनका घर तो कोई जेसीसी और जेपीएससी का दफ्तर नहीं था। इसे साफ होता है कि किस प्रकार से बच्चों का ये लोगों ने भविष्य को बर्बाद किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि अगर सीबीआई की जांच सरकार मान लेती है तो जांच का सिरा हेमंत सोरेन के घर तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि 2 साल पहले जब ईडी ने आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर पर रेड की थी, उनके घर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की कई प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड मिले थे। आपको बता दें कि जेएसएससी एग्जाम का पेपर लीक हो गया था। जांच में ईडी को सीएम हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट भी मिले थे, जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जिक्र था। उस वक्त भी बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे ने विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के कनेक्शन को लेकर जांच की मांग की थी। निशिकांत दुबे ने बाकायदा ट्वीट कर हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के रिश्तों को लेकर सवाल किया था और जेएसएससी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात उठाई थी। आज भी निशिकांत दुबे ने सीबीआई जांच की मांग की है और हेमंत सोरेन को चेताया है कि अगर 13 अगस्त तक छात्रों की बात नहीं मानी गई तो वो खुद आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।